गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 15 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नए चुनाव आयुक्त के रूप में कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार जी को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तभी हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस या वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 324 में आता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं, और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि अनूप पांडे 15 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और ध्यान में रखिएगा चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ये चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंधन करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये राजीव कुमार हैं, 25वें नंबर के। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। 16वां वित्त आयोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, सचिव श्री ऋत्विक रंजनम पांडे, पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, और अंशकालिक सदस्य हैं सौम्य कांति घोष। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 में ये आता है। 31 अक्टूबर 2025 तक 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि को कवर करती है। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द का शुभारंभ किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती के समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द का शुरुआत किया है। तो पीबी शब्द ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो सहित विभिन्न स्वरूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करता है। अब प्रसार भारती क्या है? तो ये देश का एक लोक सेवा प्रसारक है। ये प्रसार भारती अधिनियम के तहत 1997 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक स्वायत्त निकाय है, और इसका उद्देश्य है जनता को सूचित करना, मनोरंजन करने के उद्देश्य से सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं का संचालन करना। इसमें दूरदर्शन, टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है, जो पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयाँ थी। और ये जो प्रसार भारती है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के लिए आउटस्टैंडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रचिन रविंद्र को। ठीक है, तो रचिन रविंद्र और मेली केर को ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। रविंद्र ने सबसे कम उम्र में प्राप्तकर्ता सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। क्राइस्ट चर्च में आयोजित समारोह ये शीर्ष क्रिकेट प्रतिभाओं को पहचानते हुए ये इनको मेडल दिया गया है। इंटरनेशनल अवार्ड्स टू इंडियंस क्या क्या दिए गए हैं? तो मैन बुकर पुरस्कार भारतीयों में दिए गए हैं VS नायपाल को फ्री स्टेट में 1971, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में बुकर प्राइज दिया गया। किरण देसाई को नुकसान की विरासत 2006 में दिया गया। अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर ये 2008 में दिया गया। तो इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडियंस को दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जो भी भारतीय उनकी लिस्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पुस्तक के लिए। फिजिक्स के फील्ड में 1930 में सर CV रमन को दिया गया था। मेडिसिन के फील्ड में 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया था। 1979 में पीस यानी कि शांति के लिए मदर टेरेसा को दिया गया था। फिजिक्स के फील्ड में अगेन 1983 में सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को दिया गया था। इकोनॉमिक्स 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था। केमिस्ट्री 2009 में वेंकट रमन राधाकृष्णन को दिया गया था। शांति का पुरस्कार 2014 तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, और साथ ही में मलाला यूसुफजई को मिला था। इकोनॉमिक्स में 2019 में अभिजीत बैनर्जी को मिला था, ध्यान में रखना है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट है। ओके, और समिति में गृह मंत्री अमित शाह जी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद, ये सभी लोग शामिल थे। और प्रस्ताव का उद्देश्य दक्षता और शासन सामंजस्य के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक सिंक्रोनाइज वे में, मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन करके, इससे पैसे और टाइम दोनों की बचत करते हुए इसको लाया गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 102। तो ध्यान में रखिएगा, कुल 102 ट्रेनें शुरू की गई हैं, 10 नई ऐड हो गई हैं और 250 से अधिक जिलों को कवर करती हैं। इनकी कनेक्टिविटी अब बढ़ा दी गई है। स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई है और अर्ध उच्च गति यात्रा की पेशकश करती है। पीएम मोदी जी ने फरवरी 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया था, जो कि दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी से होकर जाती थी। वंदे भारत एक्सप्रेस वे जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था और अधिकतम गति इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा ये कवर कर सकती है। तो ध्यान में रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। पहले इसको ट्रेन 18 के नाम से हम जानते थे। किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 मार्च। तो 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम इस बार की है वाटर फॉर ऑल। प्रतिभागियों का उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जल निकायों, नदियों और वाटरशेड के क्षरण के खिलाफ गठबंधन बनाना था। तो 14 मार्च को हम ये ऑब्जर्व करते हैं इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। 14 मार्च को हम पाई डे के रूप में, यानी कि जो पाई ये 3.14 इसका मान होता था, इसके हम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 3, 1 और 4 के महत्व के कारण इसको माना जाता है। पहले 3 अंकों का प्रतिनिधित्व करता है 3.14। पाई के मूल्य की गणना शुरू में सिरैक्यूज के ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। 1737 में लियोनहार्ड यूलर ने प्रतीक ये पाई पेश किया था। ठीक है। अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी लैरी शॉ ने 1988 में पहला पाई दिवस समारोह शुरू किया था और पाई दिवस प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती के साथ मेल खाता है। ठीक है। 3.14 14 मार्च। वर्ल्ड किडनी डे, तो विश्व किडनी दिवस मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2024 में यह 14 मार्च को मनाया गया। किडनी हेल्थ फॉर ऑल 2024 के लिए इस विषय मतलब ये थीम रखा गया। पहली बार 2006 में क्या आपकी किडनी ठीक है के नारे के साथ देखी गई थी। इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन वर्ल्ड किडनी अलायंस की एक ये संयुक्त पहल है। ठीक है। तो किडनी शरीर के जो भी गंदे पदार्थ होते हैं, यानी कि अपशिष्ट उत्पादों को हटाने और इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। हर साल हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। ठीक है। तो ये मनाया जाएगा। तो गृह मंत्रालय ने इसको चिन्हित किया है। हैदराबाद को भारत की आज़ादी के 13 महीने तक आज़ादी नहीं मिली थी। फिर वहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 17 सितंबर 1948 को। इस क्षेत्र को निज़ाम के शासन से मुक्त करवाया गया था। तो ये 13 सितंबर को शुरू हुआ था ये ऑपरेशन पोलो। इस वजह से अब ये गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया है कि अब हम क्या करेंगे कि 17 सितंबर को हम हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की शुरुआत के बाद में हैदराबाद राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को 2 अलग अलग राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग विभाजित कर दिया। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 ने मद्रास राज्य, यानी कि अभी जिसको तमिलनाडु कहते हैं, से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को हटाकर भारत के पहले भाषाई राज्य का गठन किया, जिसे हम आंध्र राज्य के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो पहले भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953। नेक्स्ट, इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष जी को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। अकल्पनीय की कल्पना, इसमें योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ है और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये पहले अंग्रेजी लेखक हैं जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। थाईलैंड में खोजी गई 8 आँखों तथा 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूस्कॉर्पियोप्स क्रचान। ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा, शोधकर्ताओं ने एक रोमांचक खोज की है 8 आँखों 8 पैरों वाली एक पूर्व अज्ञात बिच्छू की प्रजाति थाईलैंड के क्रिंग कॉचन नेशनल पार्क में। और यू स्कॉर्पियोप्स से संबंधित है, ये इसकी उपजाति है, भूरे रंग का है और जिसमें मादाएं पुरुषों की तुलना में गहरे रंग की होती हैं। 8 आँखें 8 पैर हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा और बंगाल के तटों पर समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई किस्म की खोज की है। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया अनुमोदित नाम क्या है? अहिल्यानगर। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18वीं शताब्दी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित करने के लिए नाम बदलने की घोषणा की है। इन्होंने पहले भी नाम बदले थे, जैसे औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ये आपको रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। और पूरे एशिया में 5th नंबर का ये डार्क स्काई पार्क बना है, जो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही एरिया में फैला हुआ है। लेकिन जो पेंच टाइगर रिजर्व का वह हिस्सा जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में है, उसको घोषित किया गया है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार दोनों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब रिसेंटली कुछ नेम चेंज हुए हैं, उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन को हम अयोध्या धाम बोलेंगे। अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ है। मुगल गार्डन जो कि अमृत उद्यान के नाम से अब जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है उसको अब हरिगढ़ के नाम से जानेंगे। तुर्की को तुर्किए के नाम से जानेंगे। उधमपुर रेलवे स्टेशन को मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से जानेंगे। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से हम जानेंगे। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई को CD देशमुख रेलवे स्टेशन के नाम से जानेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। सिप्रे रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीदारी करता है? ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, भारत, ईरान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को रिवाइज करते रहिए।